गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का चर्चा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 11वां है। याद रखें, ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पर जा करके उन सभी वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लें। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के क्लास शुरू होने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों से एक मोटिवेशनल कोट्स कहना चाहूँगा कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है या ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं उनकी चिंता उनकी भाग्य करता है, या यूँ कहें तो आपकी चिंता उस परिस्थिति में आपके सौभाग्य को है, आपको नहीं। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप अपनी मेहनत सुचारू रूप से जारी रखें, अपने प्रति दयालु रहें, लोगों के प्रति दयालु रहें, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है और इसे तय आपको ही करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ओडिशा सरकार। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया? तो इसका उत्तर है धन। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो तीसरा का उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें से केवल तीसरा पॉइंट जो है वो सत्य है कि वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। पहला ऑप्शन गलत है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, ये गलत है। भारत में मेट्रो का परिचालन 1986 में कोलकाता से हुआ, ये भी गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये गलत क्यों है। यहाँ पर जो चौथा स्थान है भारत का, ये चौथा स्थान नहीं होगा, तीसरा स्थान होगा, थर्ड प्लेस पर है भारत। अगर पूछ दे पहले स्थान पर कौन सा देश का मेट्रो नेटवर्क है तो उसका उत्तर होगा चीन का। भारत में पूछ दे कि सबसे बड़ा या यूँ कहें तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा शहर है तो उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली है भारत में पहले स्थान पर। अगर किलोमीटर में चर्चा करें तो लगभग 400 किलोमीटर का वर्तमान में इसका रेलवे नेटवर्क बन चुका है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है कि भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता में हुआ। कोलकाता में तो ज़रूर हुआ लेकिन 1986 में नहीं हुआ था, 1984 में हुआ था, है ना। इसे ध्यान में रखना है कि 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो का परिचालन हुआ था। साथ ही साथ कोलकाता मेट्रो का एक और ख़ासियत है कि ये सबसे चीपेस्ट रेट में वर्तमान में मेट्रो का परिचालन करवा रहा है, जहां पर मेट्रो का किराया 5 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है। अगला प्रश्न है कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन असत्य है। बाकी बात यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये सत्य है, मूल रूप से सत्य है। दूसरा है इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, यानी ये कथन गलत है। देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो लगभग 1.8 करोड़ विद्यार्थी होगा, इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। वैसे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो कि राज्य सरकार के अधीन या फिर केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऊंचे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अध्यापक, जिसे कि फैकल्टी कहते हैं, रिसर्चर्स यानी कि जो अनुसंधान करता है वैसे लोग, और संस्थान जिसे कि इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा का व्याख्या था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोपालगंज के गंडक नदी में। प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है पश्चिमी प्रशांत महासागर। अभ्यास का नाम आपको अवश्य याद रखना है, ला पेरोस।
आपको बता दूं कि ला पेरोस अभ्यास जो है ना, इसकी शुरुआत किया गया था फ्रांस के द्वारा, जो कि 2019 में शुरुआत हुई थी। अब भारत इसमें कब हिस्सा लेना शुरू किया, तो भारत इसमें 2021 से भाग लेना शुरू किया। अगर पूछ दे ये कौन सा अभ्यास था, यानी ला पेरोस का ये कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण होगा। हालांकि वर्तमान में इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश थे भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा और ब्रिटेन। इन सभी कंट्रीज ने इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। प्रश्न है कि निम्न में से किसे बीसीसीआई का 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला प्रश्न है, उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है भार्गवास्त्र, यानी भार्गव प्लस अस्त्र, दोनों को मिलाकर इसे बनाया गया है। संस्कृत का नाम है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन सत्य है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। ये मूल रूप से सत्य है ना, ये गलत नहीं है। दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। ये गलत है। चूँकि यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है तो तीसरा कथन असत्य होगा, बाकी बात ये दोनों कथन सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया है या लॉन्च किया गया है उसकी बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन सद्भाव। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 14 का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा कथन सत्य है कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ये सत्य कथन है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये भी सत्य कथन है। पहला ऑप्शन गलत है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। ये गलत है। तो याद रखें कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत वैश्विक निर्यात में 7वें स्थान पर है ना, 5वां नहीं होगा, 7th पोजीशन होगा इसका सही उत्तर। जिसमें से भारत की प्रमुख स्थिति किस क्षेत्र में है, तो दूरसंचार होगा, कंप्यूटर होगा और इंफॉर्मेशन सर्विसेज होगा। इसमें भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की है ना। योजना का नाम भी याद रखना है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, वो राज्य का नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। पार्थ योजना का पहल मध्य प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। नाम बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागपू। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। ये प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि ये देश के गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा ये विमोचन किया गया है ना। इस कारण से ये प्रश्न भी आई है। अगर पूछ दे कि ये पुस्तक में क्या दर्शाया गया है, तो जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुस्तक 3000 वर्षों से अधिक के इतिहास को 7 खंडों में विस्तृत करता है, जो कि प्राचीन काल से लेकर अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण जो कि 5 अगस्त 2019 में हुआ था, उसकी कहानी को ये पुस्तक दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है, जिसमें से ऑप्शन ए को असत्य कहा गया है कि भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। ये गलत है।
बाकी बात, झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है, ये मूल रूप से सत्य है। तीसरा है कि सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो पहला जो है कि 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, ये तो सत्य है। 2025 में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है, लेकिन जो संख्या 90 हो गई है ये गलत है। संख्या कितनी बढ़ के हो गई है तो 91 हो गई, 91 हो गई है। अन्य जो राज्य है वो है तमिलनाडु है और राजस्थान है, यहाँ से भी रामसर स्थल को जोड़ा गया। अगर पूछ दे कि तमिलनाडु से कौन से रामसर स्थल है तो सक्राकोट्टई पक्षी अभयारण्य है और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य है। ये तमिलनाडु से होगा सक्राकोट्टई पक्षी अभयारण्य और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य। वहीं राजस्थान से चर्चा करें तो वो मेनार से है जो कि उदयपुर में है, प्लस खीचन है ना, ये कहाँ है तो ये फलोदी में है। तो इस तरह से तमिलनाडु होगा, राजस्थान होगा, सिक्किम होगा, झारखंड होगा, यहाँ से कुल 6 रामसर स्थलों को 2025 में जोड़ा गया और जोड़ करके उनका जो स्थलों की संख्या हो गई है वो 91 हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। याद रखना है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टिना कार्ला कंगालो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो इस क्रम से कौन सा ये संस्करण था ये भी याद रखना है और कहाँ किया गया ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है ना, कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से उत्तर बी को सत्य माना गया है कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51 से बढ़कर 78% हो गई है, ये सत्य कथन है। फिर है कि संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई है, ये भी सत्य कथन है। पहला ऑप्शन गलत है कि जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई है, ये गलत है। देखिए, अगर उपलब्ध डेटा की चर्चा करें तो दर्शाया गया है कि 2014-15 से लेकर के 2022-23 में जो लिंग अनुपात या यूं कहें तो सेक्स रेशियो बढ़ करके 918 से 933 हो गई है। इस कारण से ऑप्शन 1 जो है वो गलत था। ये जो डेटा लिया गया है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में लिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो दूसरे रूप से भी पूछा जा सकता है। अगर 2011 के जनगणना रिपोर्ट के आधार पर सेक्स रेशियो पूछा जाएगा तो वहाँ पर होगा 943, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 औरतों की जनसंख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है। तो 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ये दोनों कथन सत्य है, असत्य कथन कोई भी नहीं है। तो पहला है कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। दूसरा है कि तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है। तो भारत का स्थान इस क्वेश्चन के संदर्भ में कौन सा होगा? तो 4th होगा, है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंध में भारत का स्थान 4था बताया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, है ना। ये यूएई में ऐसा थीम लाया गया है। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि ये विशेष रूप से किस पर बेस्ड है तो ये है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, है ना। मुख्य तौर पर अमीराती महिलाओं को एम्पावर करना है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारिता मंत्रालय। हम सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का संदर्भ दूध उत्पादकता में वृद्धि से है। अगर पूछ दे कि इसकी शुरुआत किस दशक में या किस वर्ष में की गई थी तो 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। 1970 से इस पर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू किया गया था, जिसे नाम दिया गया था श्वेत क्रांति। मुख्य रूप से इसके नेतृत्वकर्ता थे वैज्ञानिक वर्गीस कुरियन। और वर्तमान में जो 2.0 है श्वेत क्रांति के संदर्भ में, तो इसका लक्ष्य है 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रति डे उत्पादकता का लक्ष्य है। प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है।
तो 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से सभी। कहता है कि मुंबई 8वें स्थान पर है एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश के रूप में। फिर है दिल्ली 5वें स्थान पर है। तीसरा कहता है टोक्यो दूसरे स्थान पर था वर्ल्ड वाइड में, और वर्ल्ड वाइड में सिडनी पहले स्थान पर था। इस कारण से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्टील क्षेत्र। PLI योजना का संबंध किससे है? तो स्टील क्षेत्र से। प्रश्न है, हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? तो 29 का उत्तर है ऑप्शन बी, H1N1 वायरस के कारण। अगला प्रश्न है कि रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में कौन से कथन गलत हैं ये बताना है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी सभी कथन गलत है। तो बता दूं कि इसका आयोजन सऊदी अरब में नहीं किया गया था, बल्कि UAE में किया गया था। UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ था। कब हुआ था तो बता दूं, ये जनवरी 2025 में हुआ था। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, ये गलत है। मुख्य अतिथि होगा डॉक्टर S जयशंकर। तीसरा ऑप्शन भी गलत क्यों है कि यहाँ पर सऊदी अरब नहीं होगा, यहाँ पर होगा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये सभी सही है, लेकिन यहाँ पर UAE होगा, है ना, सऊदी अरब की जगह पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। पोर्टल का नाम याद रखना है कि भारत पोल पोर्टल है, ये CBI के अंतर्गत कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्डन। प्रश्न है कि उड़ान 2.0 योजना संबंधित है, ये बताना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है क्षेत्रीय हवाई संपर्क। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में निम्न में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ब्रिक्स के कुल कितने सदस्य देश हैं और उनका नाम क्या क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? उत्तर है झारखंड। प्रश्न है, राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप सर्वांध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। स्वर्णार्ध विजन नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? उत्तर होगा ओडिशा वॉरियर्स। प्रश्न है, दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया, तो बताना है उस राष्ट्र का नाम। तो उत्तर होगा चीन में। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है ये बताना है। तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि 48वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है, तो उत्तर है ग्रीन गेम्स। ये 38th नेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है, उसका ये थीम है ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। तो इसका उत्तर है 11.74%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो उत्तर होगा इसका जैनिक सिनर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का स्थान यहाँ बताना है सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं यहाँ फिर स्थान बताना है सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो 44 का उत्तर है ऑप्शन सी, है ना, तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न है, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त कैंसर से। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई, यह संबंधित है? उत्तर होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो उत्तर होगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर होगा निकोबार। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न बन सकता है, इसे ध्यान दें, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? उत्तर होगा कुंभवाणी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं। साथ ही साथ जिन प्रश्नों के ऑप्शन गलत था उन ऑप्शंस को भी डिटेल में समझने की कोशिश किए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।